चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपके पास एनिलीन के अंदर जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो अगर उसके साथ कोई प्लस आई प्लस एम और प्लस एच लगा हुआ है तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, मेरे पास कम हो जाती है, ठीक है। अब वहीं पे बात हो रही है एनिलीन की। एनिलीन में एक चीज क्या होती है, देखो मेरे को पता है अच्छा बेस क्या होता है, या तो OH आयन डोनर होता है या फिर H प्लस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एनिलीन के साथ भी यही केस है। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास एनिलीन, यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, ठीक है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब ये क्या कर सकता है, अभी OH आयन तो डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास OH आयन है ही नहीं, तो ये क्या कर सकता है, H प्लस को एक्सेप्ट जरूर कर सकता है। अगर ये जब H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो भी तो अच्छा बेस होगा, क्योंकि एसिड तो क्या करता है, H प्लस डोनेट करता है, और बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो ये H प्लस इसके पास आया और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, H प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा H प्लस आयन आ रहा है, तभी तो एक अच्छा बेस है, क्योंकि H प्लस को क्या कर पा रहा है, एक्सेप्ट कर पा रहा है। क्योंकि H प्लस जो डोनर होते हैं, जो डोनेट करते हैं, वो तो मेरे एसिड होते हैं अच्छे, और जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं वो मेरे पास अच्छे क्या होते हैं, बेस। तो ये चाहता है कि मैं H प्लस को आसानी से क्या कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं। जितनी आसानी से एक्सेप्ट हो पाएगा उतनी अच्छा क्या होगा, बेस होगा। बट अगर यहाँ पर समझो मैंने अगर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया, अगर यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जैसे CH3, अब CH3 में ये कार्बन हाइड्रोजन 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 ऐसे लगा दिया, तो ये H प्लस इसके पास नहीं आ पाएगा क्योंकि बीच में ही रुकावट करेगा H प्लस को आने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स होते हैं, मतलब इसके कंपेयर में जब भी अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी इन द सेंस CH3 ग्रुप लगाओ, ठीक है ना, CH3 ग्रुप का ही आपके कोर्स में कोई चीज है नहीं, अगर CH3 ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो H प्लस को इसके पास नहीं आने देता, और जब ये नहीं आने देता उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इसे वो कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, और इसको SIP इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। कि अगर ये प्रोटोनेशन H प्लस क्या प्रोटोन ही होते हैं, प्रोटोनेशन रुक जाता है, किस लिए, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, बाकी मैंने आपको बात समझा दी कि इसका यूज क्या आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर कभी भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो उस वाले एनिलीन का, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन सबसे कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। लिखो आप इसके बारे में, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, ऑर्थो, पहले ये लिख लो, तुमने जो बोल रहा हूं मैं फिर ये लिख लेना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर, ortho substituted anilines are generally less basic, than aniline, comma their meta and para isomer. This is known as ortho effect in anilines. This is known as ortho effect in anilines. अब नेक्स्ट पैरा में लिखो, ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑर्थो ग्रुप क्रिएट रिपल्शन टू
ऑर्थो ग्रुप क्रिएट रिपल्शन टू इनकमिंग ग्रुप, जो कि यहाँ पर H प्लस है, क्रिएट रिपल्शन टू इनकमिंग ग्रुप, so due to steric repulsion, basic strength decreases. So due to steric repulsion basic strength decreases. ठीक है, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अभी अगला क्वेश्चन में मैं वही लिखवाता हूँ, पहले ये लिख लो फिर उसके बाद ये लिखना। क्या? हाँ ये तो बनाने है, एनालिन्स होगा, H प्लस आएगा, नाइट्रोजन पर अटैक हुआ, ये आ गया सीधा, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये अच्छा बेस होगा। बट अगर ऑर्थो पोजीशन पे कुछ लगा हुआ है, जैसे CH3 लगा हुआ था यहाँ पे, तो H प्लस जो आ रहा था उसको क्या देगा, रिपल्शन करेगा, यहाँ तक पहुंचने नहीं देगा, और वो फाइनली जब यहाँ पर पहुंचते तो यहाँ पर क्या लग रहा है, SIP इफेक्ट लग रहा है, जिसको हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन भी कहते हो। इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। मतलब वो कुछ टाइम तक रिपेयर करेगा। हाँ, आसानी से नहीं आने देगा ना, फाइनली तो घूम फिर के आ जाएगा, बट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पहले से क्या हो गई है, अब कम हो गई है। ठीक है, सेम उसमें जो है उसमें 3 लगे थे, तो आया तो 10-15 मिनट पहले मेरे को बताया रखा। अरे यार ये क्या लेट आया ना, एक तो लेने हम ऊपर से लेट आया तभी तो मैंने फोन किया तो तेरी मम्मी क्या कहती कि वो अभी भी अपना काम के साथ में है। अभी क्लास के बाद पूछ लेना मेरे से। ठीक है, अब सही है तो तभी तो मुझे पता था कि तो नहीं आया, तभी तो फोन किया। ठीक है, लिख लिया, क्वेश्चन लिखो। बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। इसे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके बताओ कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर कौन होगा, ये सबसे पहले क्यों कर दिया, सिर्फ ऑर्थो सब्स्टिट्यूट की बात हुई है ना, मैटर जो भी पहले स्टेटमेंट लिखे पर उसको पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है ना, पहले डी फिर ए फिर सी फिर पहले डी फिर ए ए एस सी बी। तुमने वो स्टेटमेंट पढ़ी नहीं जो मैंने लिखवाया तुमने। पार्ट हो गया। अरे भाई एक बार स्टेटमेंट पढ़ तो लो और जो समझाया उसको देख तो लो, वैसे ही शुरू हो गए। मैं तो पढ़ रहा हूँ।
DCAB। ठीक है, टेंथ में वो शर्म कर लो तुम लोग, अब बात करते रहो कान में एक दूसरे के। हो गया। ये सबसे ज्यादा है ना। तो मैंने सही तो बोला था, अब मतलब ए भी तो आगे पीछे था, ए सी। यार तुम तो सोचते नहीं हो पहले, ऐसे आंसर बोल देते हो। वो तो कल पता चले कल क्या करोगे, ये सोच कर रखो पहले तो। कल हाँ कल क्या है? कल टेस्ट है बिल्कुल। पता चलेगा। ये अपने पास ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। अब ऑर्थो में ये प्लस एच भी शो करेगा और प्लस आई भी शो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि sp2 के बगल में ही क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो ये प्लस एच और प्लस आई दोनों शो करेगा। अब मेटा पोजीशन पे प्लस एच तो लगेगा नहीं, क्योंकि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, मेटा पे नहीं लगता। तो इसका तो सिर्फ क्या आएगा मेरे पास, प्लस आई इफेक्ट आएगा। इस CH3 की बात करें हम लोग तो वो प्लस एच और प्लस आई दोनों शो करेगा। बट मेरे को एक चीज पता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो मेरे पास एनिलीन्स होते हैं वो सबसे कम बेसिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है ड्यू टू SIP इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां लग रहा है, प्लस यहां पर लग रहा है, क्योंकि यहां प्लस एच और प्लस आई दोनों लग रहे हैं, तो डी आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, सी, फिर ए और लास्ट में क्या होगा, डी। ये आपका, ठीक है, लिख लो इसे। फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ का ही है। इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूं। पुरानी कुछ चीज भी याद रखनी है। ब्रिज हेड है ये, ब्रिज हेड का मेरे को आता है। बताइए। देख लिया। जैसा क्या है, दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ मैं, ये रहा। तेरे को पहले कॉपी की पहली पेज से चलना पड़ेगा, तब जाके तेरे को मिलेगा। मेरे को चीज क्या, मेरे को पता है ना। ये कौन है बे? इंडक्टिव खोले बैठा है। भाई क्यों इतना लग रहा क्लास में ब्रेड चूल बड़ा था यूज। निकाल इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। कुछ नहीं है, यहाँ से एक कार्बन लगा हुआ है CH2 जो इसको और इस नाइट्रोजन को अटैच कर रहा है बस, और क्या। अरे ये तो सिंपल, तेरे पास रिंग हो गई, बस एक कार्बन और लग गया जो यहाँ इस कार्बन को और इसको डायरेक्टली अटैच कर रहा है और कुछ नहीं। टच करता है। अरे सीधा बना देते तो फिर ये कार्बन सीधा नाइट्रोजन से टच हो जाता ना। एक कार्बन और है बीच में, ये वाला CH2। वो तो मैं समझ गया, और उस नाइट्रोजन को टच करो। अरे नहीं है। तो बीच में थोड़ी रुक जाएगा ये, ले बस। हाँ, बड़ी बात। हम कर ले, अब आंसर बता दे। आपका आंसर समझ आएगा। समझेगा। पहले कोई फिर वो साइड दूसरा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। ये भी होगा सर क्या, ये भी पता नहीं, सोचा आपने बनाया लेकिन हो सकता है। नहीं, इसमें दो ही ऑप्शन है, तो ए भी होगा या बी ए होगा, तो ए भी बोलते मैं बी ए बोल दूंगा। मैं दोनों बोल दूंगा। सही नहीं है।
B6 से कंपेयर करो ABCD में से। यहाँ पर भी आपको क्या लेना है? बेसिक स्ट्रेंथ ये हो गया आंसर उसका? निकालो फिर आंसर निकालो। एक तो पहले इसमें कंपेयर करो, फिर अगला क्वेश्चन वो है उसका आंसर निकालो। सर BA क्यों? सर आई थिंक जितना मुझे याद है वो स्टेबल नहीं होता क्या स्टेबल है? कंपाउंड। क्यों? नहीं, ब्रेड रूल कभी स्टेबिलिटी की तो बात ही नहीं करता। ठीक है, वो ये कहता है कि जो आपका ब्रिज हेड कार्बन है वो कभी भी आपका sp3 नहीं हो सकता। ठीक है ना, मतलब sp2 नहीं हो सकता। क्यों? आप खुद ही सोचो, अगर ये sp2 हो गया, जो ये कार्बन है ना का ब्रिज हेड कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? sp2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी ये मॉलिक्यूल कैसे 6 कार्बन की रिंग बनी हुई है, यहाँ से ऊपर से इसने अटैच किया है। तो इस कार्बन के बारे में सोचो, इसने एक बॉन्ड यहाँ, एक ऊपर, एक यहाँ बना रखे हैं और आगे लोन पेयर है। अगर उसको प्लेनर करना है तो एक बॉन्ड जो ऊपर था आपको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो उसकी वजह से एक ही प्लेन में 4 बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो अनस्टेबल हो जाएगा फिर वो। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। ये ब्रिज हेड कार्बन जहां पर ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों एंड पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती तो देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो अगर मैं यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जो ये मेरा नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसीलिए ये लोन पेयर कभी भी इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में रेजोनेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेंगे और लोन पेयर रहेगा तो ये आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, अच्छा बेस का काम कर सकता है। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेशन में है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ कहां पर है, रेजोनेंस के अंदर। तो इस नाइट्रोजन के पास तो अवेलेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, नाइट्रोजन से, तो इसे इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच लेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास अवेलेबल ही नहीं रहेंगे ताकि ये डोनेट कर सके, इसलिए ये मेरा ज्यादा बेसिक होगा। ब्रिज हेड के ऊपर कभी भी लिखो, आप ब्रेड्स रूल वापस लिख लो, इसका आंसर लिखना अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल में लिखवा देता हूं। अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, BREDTH, ब्रेड रूल, ब्रिज हेड कार्बन cannot have sp2 hybridization ठीक है, because if it will acquire sp2 hybridization, if it will acquire sp2 hybridization,
its geometry will be planar. Its geometry will be planar, which is not possible for bridgehead carbon. Which is not possible for bridgehead carbon. ठीक है, अगर इसकी ज्योमेट्री आपके पास sp2 हो गई तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लेनर पॉसिबल नहीं है, ये ब्रिजहेड कार्बन है ये, ठीक है, 3D में आएगा ही आएगा वो, तो इसलिए तो ये यहाँ पर sp2 आएगा नहीं तो लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम काम यहाँ पर वो ब्रिजहेड नहीं है तो ये रेजोनेंस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया तो लोन पेयर को तो ऑक्सीजन पहले ले गया, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है ताकि वो डोनेट कर सके। अब आ जाओ वहां पर, उसका आंसर निकालो, बेसिक स्ट्रेंथ आंसर निकालो हम उसका आंसर निकाला। सोच समझ के चलते जाओ एक एक चीज को, अभी कल की क्लास और आज की क्लास का ही है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत पहले तक का पढ़ा हुआ है, कल की क्लास में जो पढ़ा था और आज की क्लास का यूज है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। बेसिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने कल ही शुरू किया था। जहां जहां नाइट्रोजन लगे हैं पहले उसको देखते जाओ, कहां कहां पर लगे हैं और वहां पर कौन सा इफेक्ट लग सकता है, और उसके बाद उसका आंसर लिख दो बस। फिर एग्जाम सुबह रखना है शाम को रखना है? सुबह शाम हाँ रात को, या तो दोपहर में इस टाइम पे 1 बजे से 3 बजे तक, लेकिन क्योंकि बाकी क्लासेस आपको फिर डिस्टर्ब नहीं हुई, ठीक है, तो 1 बजे से 3 बजे तक आना, फिर 2 घंटे अपना एग्जाम लेके जाना। 2 घंटे 1 घंटे का ना सर, तुम लोग का तो 2 का है, मतलब केमिकल काइनेटिक्स का तो फिर जीओसी का 2 घंटे का हो जाएगा। तो आपने केमिकल में 2 वीडियो तो सबको जो मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ, सीधा सीधा पेपर में तुमको पहले बता रहा हूँ साहब, जो नोटबुक के अंदर ना वही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन भी सेम है, आंसर में भी वही रहेंगे, एमसीक्यूज होंगे सारे एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत फेरबदल होगा उनके अंदर, बट मतलब ऑप्शन चेंज कर दिए जाएंगे, ये सब चीजें होंगी, बट क्वेश्चन वही रहेंगे। जहां पर आप बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछी जाएगी, जो जो चीजें आपने पढ़ी है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये वो वही सब होगा। तो अपने नोट्स अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं, आपको ध्यान में है कि कैसे आंसर निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होंगे, वो तो मैं वैसे पूछ लूंगा ना, लास्ट में लिख दूंगा कि प्लस आई का ऑर्डर लिखो सबका, जी प्लस एम का ऑर्डर लिखो, ये अगर आपको प्लस आई प्लस एम माइनस आई के ऑर्डर याद नहीं तो आंसर कहां से निकालूंगा, तो ये याद करनी है, ठीक है। चलो इसका आंसर निकालो पहले, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा मैं भी कभी दे दूंगी ना, ठीक है, हाँ चलिए अभी निकलेंगे ना तो पैसा खा लेंगे। ठीक है, चल 1 से 3 आगे टेस्ट देते सर मैं सर 1 से 2 ना, हैं 1 से 2 वहाँ से बनाना है। नहीं, फिर तुम्हारा 2 घंटे का होगा ना, सबका जीओसी का है, 2 घंटे देना टेस्ट, 2 घंटे में गए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आप अगर आता हो तो जल्दी जल्दी करके घंटे में करके चले जाओगे, है कि नहीं। केमिस्ट्री में टाइम थोड़ी लगता है, आंसर पता तो कितना टाइम लगता है। बहुत जल्दी मिल लेते हैं। तो इस बार हमारे में ऑप्शन है क्या, इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास, किसके अलावा ऑप्शन, इसका जो पास ऑप्शन था वो और बात है इस बार कौन सा, नहीं नहीं शीट ब्लैंक छोड़ के जाना। पीछे की बात था, इस बार ये किसी के लिए नहीं है, क्योंकि तुमने 2 दिन पहले बताया था ना, फ्राइडे को बताया था कि संडे को टेस्ट लो, इस बार तो तुमको हफ्ते पहले से बता रखा है। सर हफ्ता बहुत जल्दी निकल गया अभी देख छोटा है ना। चलो यहाँ पर देखो, आपको नाइट्रोजन का हम लोगों को बेसिस टाइम देखनी है, ठीक है, एक एक नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब इस नाइट्रोजन के तो लोन पेयर इसके साथ किसमें, रेजोनेंस में, ठीक है, मतलब इसके पास तो वो नहीं रहेंगे, चले जाएंगे रिंग लेके। अब इस नाइट्रोजन लोन पेयर सिंगल बॉन्ड हो गया, रेजोनेंस तो नहीं है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन बगल में लगा हुआ है CH2, ना ही ये sp2 है, ये तो sp3 है,
है कि नहीं? तो ये कोई इसके ऊपर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं लगाएगा, तो इसकी वजह से सिर्फ क्या लगेगा इस पे प्लस आई। ठीक है, इस नाइट्रोजन को देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिसिटी के अंदर है। क्या लिखा था? पाइरोल का, pyridine का, इन सब का। मतलब ये लोन पेयर तो कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि चले गए तो रिंग की जो एरोमेटिसिटी थी वो तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले नाइट्रोजन को देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस तो नहीं है, इसके बगल में ये ग्रुप भी प्लस आई लगा रहा होगा और ये ग्रुप भी क्या लगा रहा होगा? प्लस आई लगा रहा होगा। तो दो ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहे होंगे, है कि नहीं? और हमको क्या देखना है? बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। अब जब बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है तो बढ़ती है किससे? प्लस आई प्लस एम और प्लस एच से। कहां पर ज्यादा इफेक्ट लग रहा है? डी पर, जहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। फिर कहां पर? बी पर, जिसके लोन पेयर रेजोनेंस में है। ठीक है, घूम फिर के नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, तो इसका आंसर आ गया ए। बट ये तो डोनेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसने डोनेट कर दिया तो इनकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, तो सी लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, कल भी हाँ ये सोचा मैं ये सिचुएशन में कितना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन इन, क्वेश्चन लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन इन एलिफेटिक अमीन्स, इन एलिफेटिक अमीन्स। देखो, जब एनिलीन की बात की अलग से टॉपिक लिखो आगे, मैंने आपको एनिलीन के सारे केस वहीं पे करा दिए। ठीक है, अब बात है आपके पास एलिफेटिक अमीन्स की। लिखो आप, हेडिंग लिख ली आपने, उसके नीचे लिखो इन केस ऑफ गैसियस फेज, इन केस ऑफ गैसियस फेज और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट basic strength is decided by plus I only, ठीक है। देखो, ये मेरे पास कौन सा है, ध्यान से देखना, तो ये क्वेश्चन में जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इस चीज के, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा या तो गैस फेज में बताओ जो कि नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, या फिर बोलेगा वाटर के अंदर बताओ, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर बताओ, ठीक है। अब देखो, मुझे पता है इससे बगल में CH3 लगा हुआ है, CH3 का काम क्या होता है? प्लस आएगा, तो ये इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? इसे इंक्रीज करेगी। यहां पर दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? प्लस आई और प्लस आई। इसको और इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन दे दे। अरे आप खुद ही सोच रहे हैं, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गया अगर डोनेट कर पाएगा तो अच्छा बेस है, ठीक है। और यहां पर क्या लगे हुए मेरे पास? 3 CH3 ग्रुप लगे हुए, ठीक है। तो ये और ज्यादा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? CBA, ठीक है। जहां पर प्लस आई मेरे पास ज्यादा लग रहा होगा वो मेरे पास ज्यादा बेसिक होगा। ये कब देखना है आपको? गैसियस फेज में देखना है, या फिर हम कह सकते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। सब वहाँ पे लिखा हुआ होगा। हाँ, अगर नहीं लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर ना, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट मानते हैं, वाटर मेरा प्रोटिक होता है, ठीक है ना। पोलर मेनली बात है पोलर और नॉन पोलर के बीच में, ठीक है। ये मेरे पास नॉन पोलर है, नॉन पोलर दे रखा है, तो ये आंसर आएगा। दूसरा आंसर आता है जब आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाएगा, वो भी मैं बताता हूँ। लिखो, आप पहले ही लिखो, फिर आगे लिखो। इन केस ऑफ in case of protic solvent,
एग्जाम्पल वाटर, बेसिक स्ट्रेंथ इज decided by three different factors और वो फैक्टर से ब्रैकेट में लिखना पहले है इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस और थर्ड है स्टेबलाइजेशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि मेरा नाइट्रोजन है वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, स्टेबलाइजेशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जब मेरे पास, ध्यान से समझना भाई, आपको नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट दिया था, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब नॉन पोलर का मतलब क्या होगा, उसके अंदर कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो गैसियस फेज दे दिया आपको, तो उसका आंसर तो हमने सिर्फ किससे निकाल लिया, प्लस आई से निकाल दिया। क्योंकि गैसियस फेज में तो आप समझो वो हवा में है, उसका किसी और मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं। बट जैसे आप उसको प्रोटिक सॉल्वेंट में लेके जाओगे, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब आपने उसको पानी में डाल दिया, फॉर एग्जांपल वाटर के साथ ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा तो वो फैक्टर भी देखा जाएगा, इसके साथ जो CH3 लगा हुआ वो प्लस आई भी देखी जाएगी, और कितने मॉलिक्यूल्स वाटर इसको आगे सराउंड कर रहे हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस को भी देखना है। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो इसका आंसर निकालते हैं, किसके अंदर, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, ये आंसर आपको ध्यान से रखना है, ये होता है अगर मैं एक ही करके लिखूं, ठीक है। अगर आपके पास देखो ये क्या है, मिथाइल अमीन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका आंसर आता है 213, मतलब ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये होगा और लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा, किसके अंदर, बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है 213। और दूसरा ये केस इसके जैसे है, इसका आंसर आता है 231। देखो याद कैसे रखना है इसको, वो भी बता देता हूं आपको। यहां पर एक मिथाइल लगा हुआ है, यहां क्या लगा हुआ आपके पास, मिथाइल, ठीक है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, ठीक है। छोटा है मेरे पास, मिथाइल क्या है, इथाइल से छोटा है। अब जब ये छोटा है तो यहां पर इसका नंबर भी छोटा आ रहा है, 213, ठीक है, 213, मतलब पहले 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री और फिर आपके पास क्या आएगा, 3 डिग्री। जब हम लोग बड़े वाले पे आ गए, मेरे पास आ गए इथाइल, तो नंबर भी इंक्रीज हो गया, 213 से कहां पर आ गए, 231 पर आ गए, ठीक है, नंबर इंक्रीज हो गया ना। तो आपके पास अब 2, फिर 3, फिर आपके पास 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा। ये इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर 3 फैक्टर, ऊपर वाले में तो नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, बट जब मेरे पास प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा हुआ है या फिर वाटर लिखा हुआ है या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो भी हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट मानकर ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। 4 बार आ चुका है मेंस में ये दोनों। हाँ 213 और 231, 213, 231 छोटा नंबर है तो मिथाइल लगा होगा, ठीक है। वहां पर 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और 231 के अंदर जहां बड़ा नंबर है तो इथाइल लगे होंगे,
ठीक है, वहां पर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर लास्ट में 1 डिग्री होगा बेसिक स्टैंड में। ठीक है, लिखो इस बार, ये लिख लिया, इसके नीचे लिखो नोट बना के, इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, if solvent is not given, then water is taken as solvent। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है कि आपके पास गैसियस फेज है या फिर प्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉन प्रोटिक कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर मान लेंगे ना। वाटर क्या होता है मेरे पास, पोलर होते हैं, तो प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आएगा और हम लोग यहां से आंसर बताएंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन आपको मेंशन होगा कि आप गैसियस फेज में बताओ या फिर आप वाटर में बताओ। ठीक है, या बोलेगा कि नॉन प्रोटिक में बताओ, प्रोटिक में बताओ, कुछ भी नहीं गिवन है तो क्या मानेंगे हम लोग, प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये खत्म है। अगली हेडिंग लिखो, SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। पहले SIP पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं SIR, steric inhibition of resonance। लिखो इसके अंदर, for resonance, for resonance it is compulsory, for resonance it is compulsory that molecule remain planar, molecule remain planar। If planarity decreases, if planarity decreases due to steric hindrance, if planarity decreases due to steric hindrance, then extent or amount of resonance, then extent or amount of resonance also decreases। This effect is known as SIR effect। This effect is known as SIR effect। ठीक है, आगे लिखो इसी के अंदर, SIR इफेक्ट कैन चेंज। पहले लिख लो फिर समझाऊंगा मैं। SIR SIP समझ में आ गया था, एनालिन्स पे लगते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन्स क्या होती है, लीस्ट बेसिक होती है। ठीक है, वो अभी हमने पढ़ा। अभी हम बात करेंगे इसके SIR का। लिखो आगे, SIR इफेक्ट कैन चेंज, SIR इफेक्ट कैन चेंज एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, bond length etc। bond length etc। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट होता है ना, हर किसी पे नहीं लगता। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका मतलब है क्या, फिर आगे और देखेंगे। देखो मेरे पास अगर मैंने बोला कि बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहां पर लगा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बोलूं, पहले तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रेजोनेंस है यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, अभी तो कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, बट जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये यहां पर क्या आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां खींचेगी और ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। है कि नहीं, ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा और ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। मतलब ये जो बॉन्ड आपके पास है, ये वाला, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं।
यहाँ पर क्या मेरे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा मुझे। अब दूसरा केस, यहाँ पर मैं लिखा C डबल बॉन्ड OH CH3, इधर भी लगा हुआ है CH3, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो CH3 यहाँ प्रेजेंट है और एक CH3 क्या है यहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल करेंगे। आप खुद ही सोचो, आपके पास ये बेंजीन रिंग बनी हुई है इस प्लेन के अंदर, ठीक है, एक कार्बन 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर लगा होता है CH3, ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे एक CH3 लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे एक CH3 लगा। ये दोनों जब इसको रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये या तो इस प्लेन से ऊपर आ जाएगा या फिर प्लेन के नीचे चला जाएगा। मतलब वो जो बेंजीन रिंग का ये प्लेन था, इससे आउट ऑफ द प्लेन चला गया, ठीक है। अब जब वो आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो प्लेनरिटी चली गई, और आपके पास रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, सारे एटम मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, मतलब एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए। जब वो प्लेन से बाहर चला गया, जब समझो इसकी वजह से क्या होता है, इसने भी इसको रिपल्शन दिया, इसने भी रिपल्शन दिया, अब ये प्लेन से नीचे चला गया, अब ये इस प्लेन में नहीं रहा, कहां चला गया, नीचे चला गया। अब जब प्लेन से नीचे चला गया थोड़ा सा, तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो ही पहले रेजोनेंस था वो रेजोनेंस नहीं रहा, ठीक है। अब वो रेजोनेंस नहीं रहा तो ये वाला बॉन्ड जो कैसा रहेगा, मेरा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है तो ये डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टर यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि ये बॉन्ड लेंथ A है, ये B है, बताओ कौन बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे A क्या होगा, B से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि इन दोनों के SIR इफेक्ट की वजह से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन हो गया है, और ये जो A बॉन्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं लग रहा, तो ये बॉन्ड मेरा सिंगल बॉन्ड ही है। बट जब मैं इस केस में बात करता हूँ तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उसकी वजह से ये जो B बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, ये यहाँ चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो O माइनस OH, यहाँ पर आ गया ना डबल बॉन्ड, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया। बट ये केस यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये ग्रुप क्या जा चुका है, प्लेन से बाहर जा चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो A और B के आपके बॉन्ड लेंथ के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। जहां आपको वैसे देखने में नहीं पता चलेगा, बट आपको पता है कि मेरे अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी बल्कि ग्रुप लगा, अगर बीच में बल्कि ग्रुप लगा और यहाँ पर मेरे पास ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको रिपेल करेंगे बल्कि ग्रुप को, वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, उससे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेंगे, ठीक है। आगे बस लिखो आप इसके आगे, ये बात में लिखना, पहले समझ लो, ये मत लिखना भी। ड्यू टू SIR इफेक्ट, ड्यू टू SIR इफेक्ट, बल्कि ग्रुप can become out of the plane with benzene ring if ortho groups are present, ठीक है। आगे लिखो, SIR effect is applicable for bulky group only, like यहां लिखे हुए सामने, अगर ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इनमें से कोई भी प्रेजेंट होगा तो वहां पर क्या लग जाएगा, मेरा SIR इफेक्ट लग जाएगा। कंडीशन ऑर्थो ग्रुप पर आपके पास क्या होने चाहिए, ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पर SIR इफेक्ट लगने की पूरी संभावना है। लिखो,
SIR इफेक्ट जो है इन ही ग्रुप पे एप्लीकेबल होगा और आपके पास OH NH2 साइनाइड ग्रुप पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इनका साइज छोटा होता है तो इन पे इतना रिपल्शन काम नहीं करता। सर अगर SIR इफेक्ट लग रहा है तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा? अभी देखना है, अभी पता चलेगा। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन में बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे लगाना है। क्वेश्चन लिखो, विच बॉन्ड हैव हायर बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन लिखो, विच बॉन्ड हैव हायर बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब है यहाँ एक कार्बन लगा उसके साथ CH3 लगे हुए हैं। एक कार्बन उसके साथ CH3 और CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से बना है। सर ये SIR इफेक्ट कभी लगेगा क्या, मतलब दोनों साइड ऑर्थो पोजीशन पे होगा? वो तो इफेक्ट की बात है, ज्यादा होगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा, एक है तो थोड़ा कम होगा। सब BAC होगा फर्स्ट, इसका BAC कैसे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। करो अगला क्वेश्चन करो। तीसरे बार पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हो, सेकंड में स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, थर्ड में यहाँ लिखा हूँ जहाँ पर आपको बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। सर ये थर्ड पार्ट है। नहीं, यहाँ पर ये तो फर्स्ट सेकंड हो गए,
सेकंड क्वेश्चन ये जो स्टेबिलिटी कंपेयर हो। थर्ड क्वेश्चन है जहां पर आपको बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर ऊपर बेस लिखा है ना, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तीनों के अंदर। So ABC होगा बेसिक स्ट्रेंथ वाले में। नहीं, ABC नहीं होगा किसमें? बेसिक स्ट्रेंथ वाले में। इस वाले में थर्ड क्वेश्चन में एबीसी होगा। तो देखो बात करते हैं, पहले हमें यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा इसको स्टेरिक रिपल्शन मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा मिलेगा, यहाँ तो बिल्कुल ही रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो इसमें तो एकदम प्योर मेरे पास क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। यहाँ थोड़े से डबल बॉन्ड आएंगे और यहाँ पर मेरे पास ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, क्योंकि मेरे पास सीधा रेजोनेंस में है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरे पास, पहले बी सबसे ज्यादा बड़ा होगा, फिर ए और फिर लास्ट में सी। यहाँ पर कोई डबल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सीधे यहाँ पर रेजोनेंस, इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा रिपल्शन में बाहर जाएगा, इसलिए बी मेरे पास का ए से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको क्या मिल रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस रिंग की स्टेबिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही, लेकिन ये रेजोनेंस से स्टेबल है ये। बट यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो है, बट इसके ऑर्थो पोजीशन पे दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। कौन सा, ये पूरा ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चलेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को इस रिंग का जो प्लस में मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए मेरा ए ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, बी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेंगे तो वो अच्छा बेस रहेगा। यहाँ पर दो ऑर्थो पे लगे हुए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा बिल्कुल। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे और ये क्या कर पाएगा, आराम से डोनेट कर पाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ही बाहर जा पाएगा, बट इसका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर रेजोनेंस में रहेंगे। यहाँ पर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिपल्शन हो पाएगा, क्योंकि एक ही CH3%। तो बेसिक स्ट्रेंथ एकदम ही बाहर हो गया था, ये फिर थोड़ा सा बाहर हुआ, ये प्लेन में, तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। लिख लो इसे, फिर अगले आइडिया डालो, SIR इफेक्ट इन कार्बोक्सिलिक और बेंजोइक एसिड लिख लो, SIR इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, इन बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये सब सारे कंपैरिजन एसिड बेस नेचर जो हम चैप्टर पढ़ते जाते हैं ना, तो उसके अंदर आते जाएंगे, हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, उसमें भी आएंगे, बट फिर मैं वहां पर नहीं कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको दिखाई देंगे कि एसिडिक नेचर इसका ज्यादा है, इसका बेसिक नेचर ज्यादा है, फिर आपको जीओसी याद होना चाहिए उस टाइम पर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करूं, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, डबल बॉन्ड OH, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा बेंजोइक एसिड हो गया। अब एक और ऐसा ही, अगर मैं SIR इफेक्ट दिखाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाना पड़ेगा,
यहाँ पर मैंने किसी ग्रुप को लगा दिया जी ग्रुप को, ठीक है ना। अब ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या फिर क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप लगाओ। देखो अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस लोन पेयर को पक्का खींच लेगा, तो होगा क्या, यहां से ये लोन पेयर यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चले जाएंगे। तो इस रिंग का देखो क्या मेन रोल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू रेजोनेंस, तो ये क्या कर रहा होगा, प्लस एम का काम कर रहा है कि नहीं। अगर प्लस एम का काम करता है तो प्लस एम से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या कम होती है, बेसिक की बात नहीं कर रहा मैं, किस कर रहा हूं एसिडिक, तो मेरे पास एसिडिक क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक। अब यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगता है, SIR इफेक्ट लगता है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो उससे ये वाला ग्रुप क्या चला जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। अब जब वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो क्या इस बेंजीन रिंग का प्लस एम उस पे लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, तो इस बेंजीन का प्लस एम अब नहीं लग पाएगा। अब सिर्फ क्या लगेगा इसका, माइनस आई, क्योंकि आप देखोगे माइनस आई के ऑर्डर में मैंने आपको बेंजीन रिंग लिखवा रखी है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका माइनस आई लगता है, नो डाउट, बट प्लस एम ज्यादा पावरफुल होता है किससे, माइनस आई से, इसलिए माइनस आई को इग्नोर कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पर आप प्लस एम तो नहीं लग सकता, सिर्फ क्या लगेगा माइनस। अब माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो मेरे पास क्या होता है, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये इसके बगल में लगाओ ऑर्थो, ये मेटा और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। आगे बात समझ में, लिखो इस बात को, ये लिखेंगे हम लोग, लिखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड are more acidic than benzoic acid, are more acidic than benzoic acid, and their meta and para isomer. Ortho substituted benzoic acid are more acidic than benzoic acid and their meta and para isomer. This is known as ortho effect. This is known as ortho effect in benzoic acid. This is due to following reasons. नीचे लिखना है, this is due to following reasons. ठीक है, लिख लो, हमने जो लिखा है ये रीजन इसका मैंने आपको समझा दिया अभी। और ये रिपल्शन का मतलब क्या है, ऐसा ही यार ही तो है अभी जो बताया था, ठीक है। इसको लिख लो, सामने जो लिखा हुआ है कि आपके पास ऑर्थो वाले ज्यादा एसिडिक होंगे पैरा, मेटा और नॉर्मल से। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं,
एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है। निकालो जल्दी, आंसर निकालो फटाफट। सर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है ना बीच में? हाँ, यहाँ पर भी और उसमें भी दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, अच्छा है भाई। क्या सर? क्या ना? 4 पे लिख दिए, वो मुझे छोटे छोटे। तो चलो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो चीटी इंजेक्ट करना। फिर तुम्हारी छुट्टी। देखो भाई, यहाँ पर तो क्या लग रहा है मेरे पास? SIR इफेक्ट लग रहा है। SIR इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो B तो मेरे पास सबसे पहले आ गया। अब इधर CH3 को देखो, CH3 क्या काम करता है? मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो सिर्फ क्या लगेगा? प्लस I। ये कहाँ लगा हुआ है? पैरा पे। तो इसका प्लस H भी लगेगा और प्लस I भी लगेगा। प्लस वालों से मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसलिए मेरे पास फिर यहाँ दोनों में कम हो रही है, इससे बढ़िया A है, फिर C और फिर आ जाएगा मेरे पास D। ठीक है, यहाँ आ जाओ। SIR इफेक्ट सबसे ज्यादा, ये तो सबसे पहले आ गया। NO2 ग्रुप मेटा पे लगा हुआ है, सिर्फ क्या लगेगा? माइनस I। पैरा पे लगा हुआ है तो माइनस M और माइनस I। इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बट बेसिक स्ट्रेंथ तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा, इसलिए फिर आ जाएगा D। क्योंकि यहाँ पर तो माइनस माइनस वाले लग रहे हो तो कम कर देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा आपके पास। सर बट हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, कि अपने पास AD से उल्टा कर देंगे। ये उल्टा कर देंगे इसका। ठीक है, अभी चलो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेते हैं। ये सबसे पहले आ गया A, फिर अपने पास आ गया C। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास B और लास्ट में आ जाएगा ये एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ की देखी है ना। ठीक है, चलो बस आज के दिन तो पूछ लें अपने डाउट, जो डाउट है उनमें सर्किट हो जाना। कल 1 से 3 2 घंटे टेस्ट, जो आज तक पढ़ा है वो सब कुछ आएगा। आज तक GOC का। हाँ, GOC का। ये मतलब आज तक